मोहब्बत है। हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 22। जेके लॉन हॉस्पिटल की आईसीयू में बिस्तर पर लेटे पेशेंट को डॉक्टर्स की टीम ने चारों ओर से घेर रखा था। पेशेंट खून से लथपथ था और उसकी सांसें बहुत धीमे चल रही थी। सीनियर डॉक्टर ने पेशेंट का ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलने को कहा और अपने साथी डॉक्टरों से कहने लगे, इन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलो, इनकी तुरंत सर्जरी करनी होगी। ओके डॉक्टर, साथी डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर निशा, आप पेशेंट की फाइल रेडी करवाइए। सीनियर डॉक्टर ने वहां लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए कहा। जी सर, लेकिन एक दिक्कत है सर, पेशेंट के परमिशन फॉर्म पर साइन करने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर निशा ने उनके साथ चलते हुए कहा। तो इन्हें यहाँ लेकर कौन आया? सीनियर डॉक्टर ने रुककर कहा। वार्ड बॉय ने बताया कुछ लोग इन्हें यहाँ लेकर आए थे और छोड़कर चले गए। डॉक्टर आशुतोष ने इन्हें एडमिट करने की परमिशन दी है। डॉक्टर निशा ने कहा। ठीक है, उनसे कहिए सीधा ऑपरेशन थिएटर में आकर मुझसे मिले। कहकर डॉक्टर लिफ्ट के अंदर चले गए और अगले ही पल लिफ्ट बंद होकर ऊपर चली गई। डॉक्टर निशा वहां खड़े होकर लिफ्ट को देख ही रही थी कि तभी डॉक्टर आशुतोष वहां आए और कहा, डॉक्टर निशा, आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। सर, मेहता सर ने आपको ऑपरेशन थिएटर में मिलने को कहा है। डॉक्टर निशा ने कहा। हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ, आप पेशेंट के साथ जल्दी वहां पहुंचिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कहकर डॉक्टर आशुतोष वहां से चले गए। आशुतोष अपना सफेद कोट पहनते हुए ऑपरेशन थिएटर में आए। डॉक्टर मेहता वहां अपनी टीम के साथ पहले से मौजूद थी। आशुतोष के पीछे पीछे ही पेशेंट को लेकर टीम आ गई। डॉक्टर मेहता ने डॉक्टर आशुतोष को देखा तो उसके पास चले आए और कहा, डॉक्टर आशुतोष, बिना पेशेंट के परमिशन फॉर्म के आपने उन्हें यहाँ एडमिट किया और तो और उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं। आप जानते हैं ना ये कितना रिस्की है। अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? डॉक्टर मेहता, क्या आप इन्हें नहीं जानते? ये है मिस्टर अमर प्रताप सिंह, प्रताप एंड प्रताप कंपनी के मालिक, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन। लगता है किसी ने रंजिश के चलते इन पर हमला किया है। इस वक्त हमारे लिए इनकी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी फॉर्मेलिटी हम बाद में पूरी कर लेंगे। कम ऑन। डॉक्टर्स की पूरी टीम अमर जी को बचाने में जुट गई। 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अमर जी खतरे से बाहर थे, लेकिन बेहोश थे। डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर मेहता ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। डॉक्टर मेहता ने डॉक्टर आशुतोष से हाथ मिलाते हुए कहा, गुड जॉब डॉक्टर, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल था, लेकिन हमने कर दिखाया। अगर जरा से भी देर होती तो उनकी जान जा सकती थी। थैंक यू डॉक्टर। आगे क्या सिचुएशन बनती है ये तो पेशेंट के होश आने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर आशुतोष ने कहा। सुबह हो चुकी है, अभी मुझे निकलना होगा। पेशेंट को जैसे ही होश आ जाए एक बार आप उनकी कंडीशन के बारे में जरूर बताइएगा। डॉक्टर मेहता ने कहा। श्योर डॉक्टर, आशुतोष ने कहा। मेहता जी ने आशुतोष के कंधे पर हाथ रखा और वहां से चले गए। डॉक्टर आशुतोष भी काफी थक चुके थे, इसलिए वहां से सीधा अपने कैबिन में चले गए और कुर्सी पर आकर बैठ गए। उन्होंने वार्ड बॉय को अंदर बुलाया और चाय भिजवाने को कहा। रात भर से वेटिंग एरिया में बैठा आदमी उठा और रिसेप्शन पर आकर कहा, क्या मैं डॉक्टर आशुतोष से मिल सकता हूँ? सर, अभी आपसे नहीं मिल सकते, रात भर वो ओटी में रहे हैं, आप उनसे दोपहर बाद मिल सकते हैं। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने सहजता से कहा, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आदमी ने दमदार आवाज में कहा, देखिए सर, मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते, वो बिजी हैं। लड़की ने कहा, उनसे कहिए कल रात जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था मैं उसे जानता हूँ। आदमी ने फिर कहा। लड़की को आदमी जिद्दी लगा तो उसने डॉक्टर आशुतोष के कैबिन का नंबर डायल किया और कुछ देर बाद आदमी की ओर पलट कर कहा, रूम नंबर 107। थैंक यू, आदमी ने कहा और वहां से आगे बढ़ गया। आदमी डॉक्टर आशुतोष के कैबिन में आया
और कुर्सी खिसका कर बैठते हुए कहा, अब कैसा है वो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। तुम्हें यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। जिस आदमी को कल रात तुम्हारे आदमी लेकर आए हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। डॉक्टर आशुतोष ने धीमी आवाज में घबरा कर कहा, जानता हूं वो कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए तो उसकी जान बचाने के लिए शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। आदमी ने सिगरेट जलाकर मुंह में रखते हुए कहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? डॉक्टर आशुतोष ने हैरानी से पूछा। बहुत गहरा रिश्ता है। मेरी कहानी में उसका होना बहुत जरूरी है। वैसे उसे होश कब तक आ जाएगा? आदमी ने कहा, कुछ कह नहीं सकते। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद मुझे नहीं लगता वो बचेगा। वो कोमा में भी जा सकता है। डॉक्टर आशुतोष ने जैसे ही कहा, सामने बैठे आदमी ने उठकर उसकी कॉलर पकड़कर आंखों में देखते हुए कहा, वो किसी भी हाल में मुझे जिंदा चाहिए, समझे तुम? आशुतोष ने आदमी से अपनी कॉलर छुड़ाई और कहा, मार्केट में अगर इस बात का पता चला कि कल रात किसी ने मिस्टर अमर प्रताप सिंह को मारने की कोशिश की है तो मार्केट में तूफान आ जाएगा। वो कोई आम आदमी नहीं है, बिजनेस की दुनिया का बादशाह है। वो चाहे बादशाह हो, लेकिन इस वक्त उसके सारे पत्ते मेरे हाथ में हैं। उसे ठीक करो। कहते हुए आदमी उठा और तेजी से वहां से निकल गया। आदमी के जाने के बाद आशुतोष ने चैन की सांस ली। आशुतोष के कैबिन से निकलकर आदमी जैसे ही रिसेप्शन के सामने से गुजरा, वहां बैठी लड़की ने कहा, सर, जाने से पहले इस फाइल पर एक साइन कर दीजिए प्लीज। आदमी रुका और रिसेप्शन पर आकर फाइल लेकर उसमें अपना नाम लिखकर चला गया। लड़की ने फाइल ली और देखा साइन की जगह लिखा था शुभ चिंतक। अजीब आदमी है, लड़की ने कहा और फाइल साइड में रखकर अपना काम करने लगी। व्यास हाउस में अब सुबह उदासीन और खामोश होने लगी थी। पहले जैसे घर में चहल पहल और हंसी खुशी का माहौल होता था, अब वो एकदम बदल चुका था। सुबह की चाय के बाद दादू बाहर बगीचे में आ बैठे और वहां बैठे पक्षियों को दाना डालने लगे। रघु बाहर की साफ सफाई कर रहा था। नीता और तनु रोजाना की तरह किचन में थी और राधा मंदिर में भगवान के सामने दीपक जला रही थी। सोमी, जीजू और अर्जुन अभी नाश्ते के लिए नीचे नहीं आए थे, अपने अपने कमरों में थे। अमायरा और मीरा के जाने के बाद जैसे ये घर वीरान हो गया था। चीकू और काव्या भी तैयार होकर स्कूल के लिए नीचे चले आए। अमायरा के होने पर ये दोनों बच्चे घर में धमा चौकड़ी मचाए रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी खामोशी में जीने लगे थे। चीकू तो घर का माहौल नहीं समझता था, लेकिन काव्या अब समझने लगी थी। चीकू और काव्या नाश्ते की टेबल पर आ बैठे और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगे। सभी खामोशी से अपने कामों में लगे थे। राधा सूर्य को जल देने घर से बाहर लॉन की तरफ आई। सूर्य को अर्घ देकर जैसे ही जाने लगी, घर का मेन दरवाजा खोलकर एक महिला अंदर आई। महिला की उम्र 50-55 के आसपास ही थी। उनके पीछे 20-22 साल एक लड़की भी थी। राधा उनकी ओर चली आई तो लड़की और महिला ने उन्हें नमस्ते किया और महिला ने कहा, नमस्ते, आप शायद मुझे नहीं जानती। मेरा नाम माधवी है और ये मेरी बेटी है छवि। मैं यहाँ अक्षत व्यास से मिलने आई हूँ। छवि का नाम सुनते ही राधा को याद आया कि ये वही लड़की थी जिसका केस अक्षत हार गया था। जी नमस्ते। आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें अक्षत की कोई गलती नहीं है। उसने आखिरी पल तक अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो ये केस हार गया। अगर आप उससे शिकायत करने आई है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप यहाँ से चली जाइए। इस वक्त वो किसी से मिलने की हालत में नहीं है। कुछ वक्त पहले ही उसने अपनी बच्ची को खोया है। अक्षत अभी इस दर्द से भी नहीं उबर पाया है। कहते हुए राधा ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। राधा नहीं चाहती थी कि अब अक्षत की जिंदगी में परेशानी आए। राधा की बात सुनकर माधवी उनके करीब आई और उनके हाथों को थामते हुए कहा, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आखिर मैं भी एक माँ हूँ। मैं यहाँ अक्षत से शिकायत करने नहीं आई, बल्कि उससे माफी मांगने आई हूँ। माफी?
राधा ने नम आंखों के साथ कहा। हाँ, माफी। सबकी तरह मैंने भी उसे बहुत गलत समझा, उसका बहुत दिल दुखाया। मैं जान चुकी हूं अक्षत गलत नहीं है, बल्कि मेरी बेटी के लिए तो उसने अपनी बच्ची तक की जान को दांव पर लगा दिया। मुझे अक्षत से मिलना है। मैं चाहती हूं वो इस केस को फिर से रीओपन करे और जो असली गुनहगार है उसको सजा मिले, माधवी ने कहा। राधा को जब पता चला कि अक्षत ने छवि के केस के लिए अमायरा की जान को दांव पर लगाया था तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में भरे आंसू उनके गालों पर लुढ़क आए और उन्होंने कहा, और अब किसकी जान को दांव पर लगाना चाहती हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं, माधवी ने हैरानी से कहा। आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सबको खेद है, लेकिन उसका केस लड़ते हुए मेरा बेटा पहले ही सब खो चुका है। अपनी बच्ची, अपना काम, अपना नाम और अपनी जीने की वजह भी। उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप यहां से चली जाइए, उसे और परेशान मत कीजिए। कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, अब आप लोग मेरे बेटे को और परेशान मत कीजिए। राधा की बातें सुनकर माधवी खामोश हो गई। पास ही खड़ी छवि राधा के पास आई और कहा, आंटी, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन मेरा भरोसा कीजिए आंटी, इस केस को रीओपन करने से अक्षत सर को परेशानी नहीं होगी। इस केस के रीओपन होने से अक्षत सर पर लगे झूठे आरोप हट जाएंगे और मुझे इंसाफ मिल जाएगा। प्लीज आंटी, एक बार हमें उनसे मिलने दीजिए। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज। अपनी औलाद को खोने का दर्द क्या होता है इसका एहसास तुम्हें नहीं है बेटा। अक्षत अपनी बच्ची को खो चुका है, लेकिन मैं अपने अक्षत को खोना नहीं चाहती। जाओ, चली जाओ यहाँ से और फिर यहाँ मत आना। कहकर राधा जाने लगी तो छवि ने दर्द भरे स्वर में कहा, मेरे पेट में पल रहा ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा और अपने पिता के बारे में पूछेगा, तब इसे जवाब न देने पाने का एहसास कितना बुरा होगा, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। छवि की बात सुनकर राधा के पैर रुक गए। वे छवि की तरफ पलटी तो उसकी आंखों में बहते आंसू देखकर उनका कलेजा कट गया। आखिर थी तो वे भी मां ही। राधा छवि के पास आई और कहा, तुमने जो झेला है उसका एहसास मुझे तो क्या, दुनिया की किसी भी औरत को नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इन सब में मेरी बेटी का क्या कसूर था? उसने तो तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और बदले में उसे क्या मिला? दुनिया भर के लांछन, ताने और कभी ना भूलने वाला दर्द। एक माँ होने के नाते मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बेटा, मेरे बेटे को उसके हाल पर छोड़ दो। वो अब इस हालत में नहीं है कि तुम्हारा केस लड़ सके, तुम्हें इंसाफ दिला सके। अरे वो तो खुद अपने आप से लड़ रहा है और इस लड़ाई में सिर्फ उसका नुकसान है बेटा, सिर्फ उसका नुकसान है। कहते हुए राधा एक बार फिर रोने लगी। छवि से उनका रोना नहीं देखा गया तो वह उनके सामने से हट गई, लेकिन माधवी के इरादे मजबूत थे। उसे अक्षत से मिलना था और वह उससे मिलकर जाना चाहती थी। अर्जुन और सोमी जीजू ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर आए। सोमी जीजू ने राधा को दो अनजान महिलाओं के साथ देखा तो अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम गाड़ी निकालो, मैं अभी आया। ठीक है जीजू, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। कहते हुए अर्जुन ड्राइवर सीट पर आ बैठा और दूसरी साइड से निकल गया। सोमी जीजू राधा की तरफ आए। उन्हें रोते देखकर सोमी जीजू ने उन्हें संभाला और कहा, मौसी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? और ये लोग कौन है? माधवी दीक्षित, छवि दीक्षित की माँ। वही छवि दीक्षित जिसका केस अक्षत ने लड़ा था, लेकिन कोर्ट ने सही फैसला नहीं किया। मैं अक्षत से मिलकर इस केस को फिर से रीओपन करवाना चाहती हूँ। राधा कुछ बताती इससे पहले ही माधवी बोल पड़ी। उनकी बात सुनकर सोमी जीजू की आंखों के सामने सब एकदम से आ गया और उन्होंने कहा, छवि के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हम सबको खेद है, लेकिन इसमें अक्षत की कोई गलती नहीं है। अपनी बेटी को। सोमी जीजू अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही माधवी जी बोल पड़ी, मैं जानती हूं सच क्या है और इसलिए मैं अक्षत से मिलना चाहती हूँ।
मैं उसकी बेटी तो उसे नहीं लौटा सकती, लेकिन वादा करती हूँ इस केस के रीओपन होने के बाद उसका काम और उसका नाम दोनों उसे वापस मिल जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार हमें उनसे मिलने दीजिए। माधवी की बातों में सुमित को सच्चाई साफ नजर आ रही थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं आशु से बात करता हूँ, लेकिन अगर उसने मना किया तो आप बिना किसी बहस के यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, माधवी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। आप लोग अंदर चलिए, मैं अभी आता हूँ। सोमी जीजू ने छवि और माधवी से कहा तो दोनों आगे बढ़ गए। ये आपने क्या किया सोमी जी? आप तो जानते हैं ना आशु इस वक्त किसी से मिलने की हालत में नहीं है। आज वो जिस हाल में है उसकी सबसे बड़ी वजह ये केस है। पहले इस केस की वजह से वो अपनी जिंदगी में इतना सब झेल चुका है और अब फिर से। आप उनसे कहिए वो अक्षत से ना मिले और यहां से चले जाएं। राधा ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। सोमी जीजू ने राधा के कंधों को अपने हाथों से पकड़ा और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मौसी जी मेरी बात सुनिए, छवि का अक्षत से मिलना बहुत जरूरी है। हो सकता है उसे देखकर या इस केस को रीओपन करने के बाद अक्षत में अपनी वकालत को लेकर फिर से कोई विचार आए। इस केस और अमायरा की मौत का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। एक बार ये केस रीओपन हुआ तो हम पता लगा लेंगे अमायरा को किसने मारा है। भरोसा रखिए अक्षत कभी गलत फैसला नहीं लेगा। मैं पहले ही अपनी अमायरा और मीरा को खो चुकी हूँ, अब अपने आशु को नहीं खोना चाहती। राधा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब ये घर किसी को नहीं खोएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बहुत जल्द इस घर की खुशियां लौट आएगी। सोमी जीजू ने राधा को अपने सीने से लगाते हुए कहा। कहने को सोमी जीजू इस घर के बड़े दामाद थे, लेकिन बेटे का फर्ज निभाने की हर कोशिश करते थे। देर रात घर लौटी सौंदर्या सुबह देर से उठी और उबासी लेते हुए कमरे से हॉल में चली आई। हॉल में पड़े सोफे पर बैठते हुए सौंदर्या ने घर के नौकर को आवाज देकर कॉफी लाने को कहा। उसका सर अब हल्का हल्का दर्द हो रहा था, जिसे सहलाते हुए सौंदर्या कल रात घटी घटना के बारे में सोचने लगी और एकदम से मुस्कुराहट उसके होंठों पर तैर गई। नौकर कॉफी लेकर आया और टेबल पर रखते हुए कहा, मैडम आपकी कॉफी। भाई साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अभी उठे नहीं क्या? सौंदर्या ने कप उठाते हुए कहा। छोटे साहब आज सुबह ही निकल गए थे, उन्होंने कहा उनकी फ्लाइट है और जब आप उठे तो मैं आपको बता दूं। नौकर ने अपने हाथों को बांधकर कहा। सौंदर्या ने सुना तो उन्होंने राहत की सांस ली और नौकर से जाने का इशारा कर दिया। नौकर वहां से चला गया। कॉफी पीते हुए सौंदर्या ने टेबल पर रखा सुबह का अखबार उठाया और मुस्कुराते हुए खोला। पहले पेज पर छपी खबर देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने जल्दी से कप नीचे रखा और अखबार में छपी खबर को देखने लगी। अखबार के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कल रात शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन अमर प्रताप सिंह को कार ने बड़ी बेरहमी से टक्कर मारी। सौंदर्या की नींद और होश उड़ाने के लिए अखबार में ये छपी खबर काफी थी। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 22। हाँ क्या लगता है आपको, क्या अक्षत फिर से लड़ेगा छवि का केस? अमर जी को बचाने वाला वो शुभ चिंतक आखिर कौन था? क्या सौंदर्या अपने इरादों में सफल हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।